एक गीत है ना, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर डैश डैश डैश, तो यहां पर भर दीजिए टिकट की। अमेठी और रायबरेली में नामांकन दाखिल करने के लिए काउंटडाउन चल रहा है। कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटों के बाद नामांकन दाखिल करना है और कांग्रेस के टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है। सोनिया गांधी के पूर्व संसदीय क्षेत्र रायबरेली में तैयारियों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन नामांकन दाखिल करेगा कौन मालूम नहीं। अमेठी यही सिलसिला है। वहीं दिल्ली में भी हलचल तेज है, सब कयासों पे चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी जयराम रमेश कह रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर सस्पेंस जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। औपचारिक रूप से माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है कि जिस वक्त आप और हम ये चर्चा कर रहे हैं, बीचों बीच ये खबर आए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रत्याशी होंगे या फिर नहीं। फिलहाल अभी तक तो स्थिति यही है कि इंतजार। अब यह इंतजार है क्यों और अमेठी रायबरेली की सियासत की कहानी है क्या, आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। 2019 चलते हैं, अमेठी का नतीजा देखिए। स्मृति ईरानी को 4.5 लाख के करीब वोट मिले और राहुल गांधी को 4,13,000 के आसपास वोट मिले। यानी स्मृति ईरानी यहां चुनाव जीती 55,000 वोटों से, करीब 55,000 वोटों से। और लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी जीत नहीं मानी जाती, लेकिन हां अमेठी जीती, ये एक बड़ी खबर है। अब अमेठी में कांग्रेस की कहानी को समझिए। अब ये वोट प्रतिशत देखिएगा। 2009 में 71-72% वोट मिले थे कांग्रेस को। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो आंकड़े, ये बीजेपी की कहानी है, इससे पहले कांग्रेस की कहानी वो बताइए। कांग्रेस की कहानी ये देखिए। 2009 में 72% वोट मिले थे, करीब 72% कांग्रेस को। 2014 में ये आंकड़ा घटा और पहुंच गए 47% के आसपास। और फिर 2019 में यह आंकड़ा फिर घटा 46%। अब आते हैं बीजेपी की कहानी पर। अमेठी में बीजेपी की कहानी क्या है, अब देखिएगा यहां वोट कैसे बढ़ा। 2009 में 6% वोट बीजेपी को मिला था, महज 6%। 2014 में यह आंकड़ा एकाएक बढ़ गया और पहुंच गया 34% के आसपास, कह सकते हैं 34.5%। और फिर 2019 में खेला हुआ, बीजेपी और स्मृति ईरानी को करीब 50% के आसपास वोट मिले। इसलिए अमेठी को लेकर क्या दिल पक्का नहीं कर पा रहे राहुल गांधी? यह है कांग्रेस और बीजेपी की आंकड़ों की कहानी, अमेठी की जुबानी। अब आते हैं रायबरेली सीट पर। रायबरेली से कांग्रेस की कहानी क्या है, अब वो भी समझिए। रायबरेली 2009 में करीब 73% वोट 2009 में रायबरेली में कांग्रेस को मिले थे। सोचिए, एक तरफा माहौल भाई गढ़ रहा है कांग्रेस का, गांधी परिवार का। तो इसलिए 2009 में पार्टी ने 73% वोट हासिल किए। फिर 2014 आया, यहां भी ग्राफ गिरा, करीब 64% के आसपास वोट मिले। फिर 2019 आया, यहां पहुंचा आंकड़ा 56% के आसपास, यानी वोट प्रतिशत यहां भी घटता गया। और जबकि रायबरेली में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। ये कांग्रेस के आंकड़े हमने आपको दिखाए, बीजेपी के आंकड़े भी बड़े दिलचस्प हैं। ये देखिए, 2009 में करीब 4% के आसपास वोट मिले थे रायबरेली में बीजेपी को।
फिर 2014 आया और 22-21% के आसपास यह आंकड़ा एक ग्राफ बढ़ा मोदी शासनकाल। और फिर 2019 में 39% तक बीजेपी ने यहां पर वोट हासिल किए, यानी ग्राफ दोनों ही सीटों पर बीजेपी का बढ़ा वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। और 2019 में रायबरेली की जो कहानी थी उसमें सोनिया गांधी चुनाव जीती, उनको करीब 5,34,000 के आसपास वोट मिले। उनके सामने थे दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के, जिन्हें इस बार भी टिकट मिला है। उनको भी 3.5 लाख वोट पड़े और जीत हासिल की सोनिया गांधी ने करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से। यानी बीजेपी ऐसा नहीं है कि ग्राउंड खुला है कि गांधी परिवार आए और चुनाव जीते और दिल्ली चला जाए। ये आंकड़े बताते हैं कि लड़ाई दिलचस्प होगी, और हां वो तब होगी जब गांधी परिवार सामने होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और इस कहानी के बीच में सबसे दिलचस्प पहलू बृजभूषण टिकट लेने में कामयाब हुए। आप कहेंगे उनका तो टिकट कट गया, टिकट कटा नहीं, टिकट लिया, अपने लिए नहीं बेटे के लिए। करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया केसरगंज से, बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज वाले। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। चुनाव लड़ने से मुकर गए, उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए, और जल्दी उनको वायनाड भी टाटा बाय बाय बोलने वाला है, उनकी वहां से भी बोलती बंद करवाने वाला है। कांग्रेस ने क्यों नहीं घोषित किया अमेठी रायबरेली? उनकी तो बपौती थी, वो उनका वहाँ नारा गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है। बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कैसे जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब मैदान में है आप, तब आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा जाएगा। अधिकारी घोषणा हो चुकी है कि मैदान में हूँ। ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ। आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपको भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता तू जय श्री राम। ठीक है, हम लोग तैयारी पूरी करे हुए हैं और गांधी परिवार के लिए ही तैयारी है जो सारी है, ठीक है। नहीं, हम दोनों पे कर रहे हैं, हम तो क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, दोनों भी हम तैयारी कर रहे हैं, बराबर की तैयारी यहाँ भी और वहाँ भी। वो तो यार डाउनलोड होता है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारी तैयारी है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम लोग ये है कि हमारी कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में बैठी हुई है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ 3 दिन से हूँ, ठीक है। 3 दिन से हम नॉमिनेशन की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी, हमारा हर वर्कर उसको पालन करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी आवाज राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुनी और मेरे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। मैं अपनी पार्टी को, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिनेश आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, रायबरेली में कमल खिलाएगा। तो ये तो थे राजनीतिक बयान। अब जमीनी तस्वीर को टटोलने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, वो 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब हैं, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। कांग्रेस के चेहरे हमारे साथ डॉक्टर HN उपाध्याय साहब, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, अनुभवी चेहरे हैं। हमारे साथ आलोक पांडे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मैं राजनीतिक दलों के पास बाद में जाऊं, लेकिन सबसे पहले जरा आलोक जी चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। पूरे देश की मीडिया अमेठी और रायबरेली पर अटकी है, सब बड़े बड़े कि राहुल जी आएंगे नहीं आएंगे, प्रियंका जी आएंगी नहीं आएंगी। अब यह तो साफ हो गया कि केसरगंज में करण आ रहे हैं, यानी कि बृजभूषण के, और दूसरी तरफ असमंजस की स्थिति, काउंटडाउन चल रहा है। यह इतना सन्नाटा क्यों है? चाला जी, कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा कंफ्यूज है। उसे लगता है कि हम इनको अपने जो तुरुप के इक्के हैं इनको लाए कि ना लाए। आलोक जी का ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए। वो अभी भी प्रियंका को तुरुप का इक्का मानते हैं। पहली बात तो ये है। राहुल गांधी की जो अभी तक चर्चा में आए जो अफवाहें हैं, जो जयराम रमेश जी के रथ की अफवाहें कई तरीके की हैं, इसका मतलब वो अफवाहें कांग्रेस द्वारा जारी करवाई गई है। उन्हीं अफवाहों के आधार पर कहता हूं कि राहुल गांधी तो वायनाड से अब अमेठी नहीं आना चाहते। अब उन्हें जबरदस्ती कांग्रेस नेतृत्व और सारे लोग दबाव बना रहे हैं कि भैया अमेठी से लड़ो, नहीं तो उत्तर भारत में आप क्या मुंह दिखाएंगे। अगर कांग्रेस परिवार से अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो संदेश क्या जाएगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस परिवार से लड़ना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस परिवार से ही लड़ेगा। आलोक जी, ये रणनीति का हिस्सा भी तो हो सकता है। अगर ये रणनीति है तो गलत है। अगर ये रणनीति है कि देखिए, कियास बनाना अच्छी बात है, लेकिन जनता में संदेश क्या जा रहा है कि आप अनिच्छा से लड़ रहे हैं चुनाव। इस तरह का कियास से ग्राउंड लेवल पर आपको जो है लाभ कम मिलता है, मीडिया टेंशन भले ज्यादा मिल जाए आपको। नहीं, अगर कांग्रेस का ये कहना है, तर्क है कि भाई इससे पहले भी राहुल गांधी ने आखिरी दिन ही तो नॉमिनेशन दाखिल किया, करना होगा तो कर देंगे। तो इसीलिए तो हार गए थे फिर 2019 में। इस बार भी हारने की तैयारी कर रहे हैं क्या? आप ये बताइए, आप 5 साल तक जनता से आपने वैसा संवाद नहीं रखा अमेठी में जैसा स्मृति ईरानी ने 2014 से 19 के बीच रखा। आपने अमेठी की जनता को अनाथ छोड़ दिया, आपने अमेठी की जनता को दंडित किया क्योंकि आपको उससे जिताया नहीं। लोकतंत्र में क्या ये राजशाही चलेगी? ये जो राहुल गांधी ने अमेठी की जनता के साथ संवाद जारी नहीं रखा, आवागमन जारी नहीं रखा, इसी वजह से उनकी हिम्मत कम पड़ रही है अमेठी में चुनाव लड़ने की। नहीं, ये भी तो सच है ना कि ये रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है। आलोक जी, ये भी तो सच है ना कि यहाँ इसको दरकिनार कर डाउट ही नहीं है। अमेठी और रायबरेली अगर कांग्रेस का गढ़ नहीं रहेगा तो किसका रहेगा? लेकिन गढ़ हमेशा सुरक्षित नहीं रहते, उसके लिए आपको कमिटमेंट त्याग मेहनत करनी पड़ती है। राहुल गांधी ने, माफ कीजिएगा, उस तरह की मेहनत नहीं की है। अगर वो थोड़ी मेहनत करते होते तो फिर अमेठी से भी स्मृति ईरानी हार जाती। ठीक। उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, उपाध्याय जी की तो आवाज आ रही है। प्रमुख साहब का ऑडियो आ रहा है। प्रमुख साहब जी, बिल्कुल आपका परफेक्ट ऑडियो आ गया है। जरा पहले मैं कांग्रेस के साथ, फिर आपके साथ तो अलग चर्चा हो जाती है, थोड़ी धुआंधार टाइप की। लेकिन पहले उपाध्याय जी, आपके नेता राहुल गांधी जी, मुझे उनका एक भाषण बहुत अच्छा लगता है, यहां पे कोट करना बहुत जरूरी है। वो जब मंच पे जाते हैं प्रमुख साहब, एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, मतलब मजा आ जाता है। जो कार्यकर्ता कांग्रेस का थोड़ा सा जोश में लाने के लिए, राहुल जी कहते हैं डरो मत। जिस भी मंच पे जाते हैं कहते हैं डरो मत। उपाध्याय जी बोलते हैं ना, कह रहे डरना नहीं है, और जो डरेगा वो बीजेपी में जाए, मेरी पार्टी में किसी की कोई जगह नहीं है, और डरो मत, ये बोलते हैं ना उपाध्याय जी। तो ये अमेठी में किसका डर है? क्यों डर है? डरो मत। जी तिलक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस चर्चा में शामिल करने के लिए। जी, ऐसा है कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं डरो मत, उसको अपने व्यवहार में भी दिखाई देते हैं। आप जो कह रहे हैं, नामांकन कल 11 बजे से हमारी कांग्रेस पार्टी को होगा। पूरा अमेठी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जितने हैं, सभी लोगों की पूरी उम्मीद है कि आगे राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे और वहां से पहले से ही तैयारी हो। सर, आप 10-55 पे जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि डरो मत।
बात इतनी है, बस मैं इतना कह रहा हूं जो राहुल जी कह रहे थे कि डरो मत। सुनिए, वो डरने की बात नहीं है हाँ। जी। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी दोनों जगह चुनाव जीत जाएंगे, लड़ेंगे, ये तो निश्चित है। एक चुनाव उनको एक जगह छोड़ना पड़ेगा। ये किस तो पंडित जी ने कहा? आलोक जी ये राजनीतिक पंडित हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किस पंडित ने कहा कि बड़े आराम से जीत जाएंगे? नहीं, देखिए भैया, एक बार जनता एक बार भूल करती है, बार बार भूल नहीं करती है। हाँ। वो 2019 में 13 रुपया किलो चीनी, 500 रुपया 400 रुपया में सिलेंडर, 15 लाख रुपए, बहुत से पुलवामा का तथाकथित राष्ट्रवाद, इन सबको भावनाओं का जो ज्वार पूरा देश में चल रहा था वो अमेठी में छूटा नहीं रह गया। तो ऐसा है कि उस बचाव में आ गई वहां की जनता, अब वही पश्चाताप कर रही है। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी जैसे बोलते हैं कि डरो मत, लेकिन फिर ये किस बात का डर है कि ऐलान होने में इतनी दिक्कत आ रही है? भाई डर नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं? अच्छा, आप मानते हैं कि राहुल जी डरते हैं? राहुल जी डरते हैं तो इनके ईडी, सीबीआई, आईटी सब तमाम संवैधानिक संस्थाओं को घटा बढ़ाकर संविधान की रक्षा के लिए नहीं तो फिर ये किस बात की इज्जत? कौन? खड़गे जी मना कर रहे हैं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना? खड़गे जी बोल सकते हैं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना? वहां तो खबर आ रही है कि सोनिया जी ने फोन करके कहा कि प्रियंका जी और राहुल जी को, इस तरह की बताइए खबरें उड़ रही हैं कि भाई आप लोगों को लड़ना होगा वरना थाली में परोस दिया आपने। जी सुनिए, आदरणीय सोनिया जी उस परिवार की सबसे जो है बड़ी हम लोगों की संरक्षिता है। हाँ। सबसे अनुभवी है, तो उनको वहाँ का दर्द है अमेठी रायबरेली का, जैसे अमेठी का रायबरेली की जनता का दर्द राहुल और प्रियंका जी को भी है, लेकिन जितना उनको होगा उतना नहीं होगा, स्वाभाविक बात है। तो वो आदेश भी है, लेकिन वो निश्चित हो चुका है। तो फिर ये कैसा आदेश है कि बेटा और बेटी मान ही नहीं रहे इस आदेश को? अरे आदेश कैसे नहीं मान रहे? अभी आप घोषणा कर 11 बजे नामांकन हो गए हैं तिलक जी। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों लड़ेंगे? जी, हम लोग तो पूरे उम्मीद में प्रियंका जी और राहुल जी दोनों चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों की पूरी यही इच्छा भी है, आशा भी है। नहीं, आपकी इच्छा तो देखिए, आप वो राहुल जी कबूल करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ मैं प्रमुख साहब के पास जाऊं। मैंने राहुल जी के एक भाषण का जिक्र किया जो हर मंच पर हर जगह कहते हैं डरो मत टाइप का, डरो मत। अब मैं आता हूं प्रियंका जी पर। प्रियंका जी का भी एक नारा है, उन्होंने कहा कि लड़की हो लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। याद है ना अशोक जी? उपाध्याय जी भूले तो नहीं? नहीं भूलना भी मत, नहीं भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना। तो रायबरेली में करके दिखाओ। नहीं पूरे देश में लड़ रही है, देश नहीं रहे हैं। नहीं देश तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, रायबरेली में तो होगा ना? जी पूरी उम्मीद करते हैं। नहीं सर, उम्मीद आप देखिए, आप कह रहे हो लड़की हूं लड़ सकती हूं, फिर वहां कह रहे हो डरो मत। मैं तो दोनों जगह पे अटका हूं, एक तो डरो मत तो अमेठी लड़ो, और लड़की हूं लड़ सकती हूं तो फिर रायबरेली लड़ो। भैया तिलक जी, देर होने का कारण क्या है? आप ये मान रहे हैं कि डरना है? ये आप कैसे कर सकती है कि नामांकन मतलब घोषणा होने में जो देर हो रही है उसका मतलब डरना है? अरे हमको इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जिताना है, उनके पूरे देश का उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। वो लोग उस को मैनेज करके अपना यहाँ के आएंगे और नामांकन करेंगे और घोषणा भी हो जाएगी 1 आध घंटे के अंतर्गत, हम पूरी उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है सर, मेरी बाकी शुभकामनाएं दुआएं आपके लिए। प्रमुख साहब कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं सर। प्रमुख साहब आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, मुस्कुराइए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। प्रमुख साहब 4 जून की दे रहे हो क्या? नहीं, माननीय आपके जो पोस्टर बॉय हैं माननीय बृजभूषण जी, उनके सुपुत्र को आखिरकार टिकट मिल ही गया, इसके लिए बधाई दे रहा हूं सर आपको। धन्यवाद तिलक, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। जी बृजभूषण जी को टिकट मिल ही गया? नहीं, उनके पुत्र को मिला है। हाँ, बात तो वही हुई ना सर। बड़ा फर्क होता है। अच्छा, फर्क होता है थोड़ा। सोनिया में, राहुल जी में, प्रियंका में जितना बृजभूषण और उनके पुत्र में भी है। अच्छा, तो ये बृजभूषण जी के बेटे को किस काबिलियत के आधार पर टिकट दिया गया? ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, परिवारवाद में बृजभूषण जी के में बहुत अंतर है।
क्या परिवारवाद ऐसा होता है जैसे 70 वर्षों तक कांग्रेस ने किया है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी का पुत्र पिता की जगह आया है तो परिवारवाद हो जाएगा। बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, कोई राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया और कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, फिर काहे का परिवारवाद? भाई 500 सीटों पर लोग लड़ रहे हैं, 500 पर। नहीं प्रमुख साहब, ये तो कहीं ना कहीं आपके जो पोस्टर बॉय हैं, है आपके जो पोस्टर बॉय हैं माननीय बृजभूषण, उनका टिकट क्यों काटा आपने? मैं माननीय लगा रहा हूं सर, देखिएगा। हाँ। देखिए ये इनसे अच्छा क्वेश्चन। बृजभूषण से भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत बड़े सीनियर लीडर्स पे टिकट काटे जिनकी भारतीय राजनीति में गलत पहचान है। आप शायद बोल रहे हैं कि गाजियाबाद से वीके सिंह जी का टिकट कटा है। एक बड़ा नाम था, सर वीके सिंह का ना वीके सिंह जी का अलग मामला है सर। बृजभूषण आपके पोस्टर बॉय, मैं इसलिए कह रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बृजभूषण और वीके सिंह जी को कहां कंपेयर कर रहे हैं सर? अरे सरदार को भैया, आपने बृजभूषण के टिकट की बात की है ना, मैंने कहा बहुत टिकट बदले हैं हम लोगों ने। हमारी लड़कों की स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है टिकट बदलना। अच्छा, तो इधर उधर भेजना, संसद में भेजना, दूसरे प्रदेशों में भेजना, जिसका जहां क्रेज है। अगर बृजभूषण का क्रेज छोटा थोड़ी है। इंडिया उसकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं भाई, कहीं भी राजनीति में जरूरत पड़ सकती है ऐसे। नहीं वो तो आप देखिए, वो रतूड़ी जी को भी आपने भेज दिया था प्रचार के लिए। वो तो आपकी बात ठीक है, कहीं भी किसी को भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रमुख साहब, ये बृजभूषण जी का टिकट काटा क्यों? काटा कहाँ है? यही तो मैं भी कह रहा हूं सर, काटा कहाँ है? आप ये देखिए, पूरे देश की मीडिया में कहा जा रहा है टिकट काट दिया, टिकट काट दिया। मैं तो बोल रहा हूं टिकट काटा कहाँ है? वो तो आप खुद ही कबूल कर रहे हो, टिकट काटा कहाँ है उनका? अरे तिलक सर, मैंने आप इतनी क्लियर बात की है, आप घुमाकर मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैं घेर कहा रहा हूं प्रमुख साहब, आप पूरे देश की मीडिया कह रही है कि बृजभूषण का टिकट काट दिया। ये देखिए गलत अफवाह फैला रहे हैं। बोले कि बृजभूषण को टिकट मिला लेकिन टिकट बेटे को दिया। खबर तो ये है ना। ये भारतीय जनता पार्टी वो करती है जो लोग सोचते भी नहीं है, और जो सोचते हैं वो कभी नहीं करती। सर वो तो ठीक है आपकी बात, अलग है सबसे। लेकिन ये बृजभूषण नीति का हिस्सा है, इधर मैं टीवी पर बैठकर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। हाँ, तो ये मान लूं मैं आपकी बात, बहुत बड़ी पार्टी है जिसका सबसे नंबर 1 संगठन है। नहीं सर ठीक है, तो उसी सर इस दुनिया के सबसे बड़े संगठन में आपको केसरगंज से चुनाव लड़ने के लिए, प्रमुख साहब दुनिया के सबसे बड़े संगठन में केसरगंज में आपको चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ बृजभूषण के बेटे ही मिले है ना लड़वाने के? हमने बहुत सीटों पर बहुत प्रत्याशी चयन किए हैं। आप बेवजह एक सीट को लेकर अपना समय खराब कर रहे हैं, मेरा समय खराब कर रहे हैं, चैनल का समय खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या नीति जो है, रणनीति जो है, वो चैनल पर बैठकर मुझसे नहीं खुलवाओगे आप। क्या ये हमारा हिस्सा है, बता दिया। क्या बृजभूषण जी को लेकर सवाल ना पूछूं? उसमें टिकट करने भी है, उसमें टिकट जुड़ने की है, उसमें अच्छा, एक बात तो साफ होगी ना प्रमुख साहब, पीछे खड़े हैं उनको आगे नहीं लाना है। प्रमुख साहब एक बात तो साफ हो गई ना कि बृजभूषण के दबाव में उनके बेटे को टिकट दिया गया। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहुबली है, इसका मतलब है कि काम का दबदबा था, विकास का दबदबा, कुश्ती में सुधार का दबदबा। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जो मेडल आए उसमें था, ये सब दबदबे की बात है। अच्छा ये दबदबा था, हाँ, और इस दबदबे के आगे बीजेपी झुक गई। और वो दबदबा जो रेसलर्स बैठी हुई थी वहां पर दिल्ली में, भाई वो सब हो गया, वो सब चले गए, कोर्ट में चले गए, FIR करा दी, जांच की होगी, कुछ जांच होगी, कुछ चल रही है, और जो डिसीजन आएगा उसको स्वीकार करेंगे। ये चैनल पर इतना कीमती समय मुझसे दूसरी चर्चा कर। अच्छा बृजभूषण में चर्चा ना करो, ठीक। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, ये देखिए हमारे पास एक कंफर्म खबर है कि लगभग तय है अमेठी से राहुल गांधी, और वो कह रहे हैं कि भैया अब बृजभूषण पे चर्चा बहुत हो गई, बृजभूषण जी पे चर्चा ज्यादा मत करो। अब प्रमुख साहब कह रहे हैं, वैसे कभी भागते नहीं सवाल से, वो कह रहे हैं नहीं बृजभूषण पर आज चर्चा बहुत हो गई। अब अगला नंबर, ये लोग जैसे बृजभूषण जी पे जो हमारी रविंद्र जी, इसके बाद पहलवान बेटियों ने आरोप लगाया था, उससे वो या उनका लड़का बच कहाँ पाएगा? आप आदरणीय राहुल जी को कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। जो कुछ अगर आपको कमियां झूठी साथ निकालना है तो नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया,
और आप भूषण सिंह जरम जी के लड़के को दिए तो क्या वो कमियां नहीं है? 2 सीट क्यों दिखा रहे हैं आप भाई? उनके पिताजी कोर्ट में चला गया, खड़े करिए बात तो सांसद नहीं है, आप फ्री करिए अपने आप लोग, आप भूल जाइए, अगर माननीय और कराइएगा और भिजवाइएगा, आपने अपनी बातों को ढकते नहीं हो, आप घर छोड़कर अरे दक्षिण भारत के अंदर उत्तर भारत उसका भी ठीक पता नहीं पा रहे और सरकार को किराए की बात कर रहे हैं भाई, कैसे काम चलेगा आपका? हरियाणा में हमारे काम नहीं चलेगा, मैदान कीजिए, उनके बेटे को भी टिकट दे दिया, एक तो परिवारवाद को आपने प्रोत्साहित किया। एक मिनट उपाध्याय जी, प्रमुख साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्रमुख साहब, उपाध्याय जी दोनों का ऑडियो नीचे। आप थोड़ा, उपाध्याय जी एक सलाह दे रहा हूं, थोड़ा धीमे बोलो परिवारवाद को लेकर, वो रविंद्र प्रताप जी सुन लेंगे, वो समाजवादी पार्टी से आए हैं, थोड़ा धीमे, आपके सहयोगी हैं, ऐसे अच्छा लगता नहीं परिवार है। जैसे अगर परिवार का ही कोई लड़का मेहनत कर रहा है तो उसको चुनाव में जाने का हाँ, वो तो कोई बात नहीं सर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है। एक मिनट रविंद्र जी, उनकी बात का दिल पे मत लीजिएगा उपाध्याय जी का, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, वो फिर वो पूरा का पूरा याद, ये तो इनकी पार्टी कहती है। हाँ ठीक है सर, एक मिनट, जो विरोध करती है उसका मैं बात ओके एक मिनट, रविंद्र जी सुनिए, अच्छे प्रवक्ता हैं सपा के। रविंद्र जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे। अखिलेश जी ने कहा राहुल जी से कोई टेंशन नहीं, सब कुछ फील्डिंग तैयार है, आप आइए, और आपको लगता है कि इतनी देरी नहीं होनी चाहिए? जैसे देखिए अखिलेश जी ने तुरंत डिसीजन लिया, बोले नहीं कोई नहीं लड़ेगा, मैं खुद लड़ूंगा फ्रंट पे आके, लीडर। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था राहुल गांधी को भी? अब कर लड़ेंगे तो फिर ये कहेंगे प्रमुख साहब देखिए फजीहत हुई तब आए चुनाव लड़ने। राणा साहब जो टिप्पणी करें उनको कानून और संविधान का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो मतदान की तिथियां रहती हैं, अंतिम तिथि तक कोई भी प्रत्याशी घोषित करके किसी को भी भेज सकता है। ठीक, अब कोई कहां से क्यों नहीं लड़ रहा है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, उसकी पार्टी का अधिकार है। इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणियां होनी ही नहीं चाहिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो। और ना हमारी तरफ से इस प्रकार की टिप्पणियां आती हैं, अरे आपकी मर्जी, आप अपने आदमी को लड़ाइए, मर्जी है मत लड़ाइए। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब आपको लड़ाने के लिए अपने पार्टी के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। जो अब तक घोषित किया है, जो मेरी जानकारी में है, 437 उम्मीदवार घोषित किया है इन्होंने, 110 से ज्यादा सांसदों का टिकट काटा है, और उसमें से 70 से ज्यादा आयातित लोगों को टिकट दे दिया है। समस्या यहाँ पर है कि आपको अपने लोग नहीं मिल रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी आज लड़े, कल लड़े, परसों लड़े, अंतर क्या पड़ता है, या ना ही लड़े, वहां से अंतर क्या पड़ता है? अब अंतर समझ लिए। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले बलरामपुर से लड़ते हैं, फिर मध्य प्रदेश चले जाते हैं लड़ने के लिए, फिर लखनऊ चले जाते हैं लड़ने के लिए। तो ये तो संवैधानिक अधिकार है, इसको बहुत प्रश्न में लेना ठीक नहीं है। सरकारें रविंद्र जी, आपने कहा कि कानून या संविधान पढ़ लीजिए फिर उस हिसाब से, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन सरकारें बनती हैं वोट से, चुनाव लड़ा जाता है परसेप्शन और नैरेटिव से। ये मैंने कहीं सुना था, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं। बाकी रविंद्र जी आपकी बात बिल्कुल सही है, कई जगह ऐसा हुआ कि भैया एक प्रत्याशी नामांकन करा, फोन आया लखनऊ से कि बोले तुम नहीं करोगे, बोले आजम खान वाले करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कि आजम खान वाली सपा वाले करेंगे, आप नहीं करोगे। समझ लो ना आलोगी जो मैं कह रहा हूं। वहां ये वो वाला मसला नहीं है कि आपका पर्चा निरस्त हुआ तो तुरंत वापस आओ, एक चार्टर्ड प्लेन से दूसरे जा रहे हैं इमाम साहब। यहां कहानी दूसरी है साहब। यहां आपका अमेठी, आप कह रहे हो आपकी नाक और मूंछ का सवाल है, आप कह रहे हो कोई बात नहीं, लड़े ना लड़े। अमेठी लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, रायबरेली छोड़ दे कांग्रेस,
आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस को उसको लेने देना चाहिए। उसके ऊपर इस प्रकार का प्रेशर बनाना, जैसे हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी जी अब जाके बड़ौदा से क्यों नहीं लड़ते हैं, गांधीनगर से क्यों नहीं लड़ते हैं, इससे ना तो परसेप्शन बनेगा, ना इससे कोई चुनाव पे असर पड़ेगा। वाजपेयी जी सब जगह लड़े और जीते भी, जहां से उनको कन्फर्म था मैं हर हालत में जीतूंगा, वहां से उनकी जमानत जब्त हो गई। अंतर नहीं पड़ता इन चीजों का। मैं बता रहा हूँ, एक इशू होना चाहिए जो पब्लिक का इशू है, लेकिन पब्लिक का इशू नैरेटिव के नीचे दब जा रहा है। आलोक जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? रविंद्र जी कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेठी से लड़े ना लड़े गांधी परिवार, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब अटल बिहारी का उदाहरण दे रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी कमजोर पार्टी थी, उनको अपने आप को एस्टेब्लिश करना था। तो क्या मैं मानूं कि कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह कमजोर पार्टी है और अपने आप को एस्टेब्लिश करने जा रही है, इसीलिए अमेठी रायबरेली से लड़ के वायनाड से लड़ रहे हैं? नहीं रविंद्र जी, इस बात को ना एक मिनट, आज भी पोस्टर लग जाए, एक बोले कि मैं जमीनी नेता हूं, वो तुरंत बोले कि ना पोस्टर हटाओ, पहले अभी ऐलान हो जाए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का, मैं इस चर्चा में हूं, आप देखिएगा उपाध्याय जी सीट पे नाचने लगेंगे। इनको पता चल जाए किसी और गांधी परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट मिल गई, उपाध्याय जी में वो जोश नहीं आएगा, बोले ठीक है लड़ लेंगे। और यहां हो जाए कि राहुल गांधी लड़ रहे तो बोले आप जितवाएंगे इनको यहां से। ये फर्क होता है रविंद्र जी, हर कोई मुलायम सिंह यादव नहीं होता, सिर्फ एक ही जमा था मुलायम सिंह यादव, है ना, धरती पुत्र जिन्हें कहा गया, वो एक ही थे, वो दूसरे नहीं आया कोई। गलत तो नहीं कह रहा रविंद्र जी? नहीं एकदम सही। मुलायम सिंह यादव जहां से लड़ेंगे तो वो मुलायम सिंह यादव की सीट होगी, वो रविंद्र प्रसाद जी की भी नहीं होगी। हाँ ठीक बात है, लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी 4 सीटों से चुनाव लड़े। ये तो कम से कम राहुल गांधी जी का नेहरू गांधी परिवार 1 सीटों से आजादी के बाद से लगातार लड़ता आ रहा है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव सीट नहीं बढ़ा, मेडक गई वो, हाँ। मंगलूर गई वो, हाँ। तब उस समय इस टाइप के नैरेटिव्स नहीं बन रहे थे। आलोक जी ये नैरेटिव बन रहा है, ये कह रहे जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप अमेठी लड़ो, और वहां से प्रमुख जी की पार्टी और मतलब वो है, मतलब अलबेली ललकार रहे हैं वहां से खड़े होके कि आओ यहीं आके लड़ो, ये और मतलब आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। हाँ। मुलायम सिंह गए थे तो कोई छोड़भैया नेता को नहीं लड़ाया तो उस सीट से छोड़े थे, अपने बेटे को लड़ाया, अपने भाई को लड़ाया, भतीजे को लड़ाया। तो यही तो करे कि मैं राहुल गांधी नहीं लड़ा तो अपनी बहन को लड़ा दे, पता तो चला लड़ कौन रहा है। मुलायम सिंह ने ये तो नहीं किया कि छत्ता से कार्यकर्ता को लड़ा दिया अपनी सीट छोड़ने पर, अगर किया हो तो मुझे करेक्ट करिएगा। मुलायम सिंह ने अपनी सीट जहां से जीते अपने परिवार के लोगों को दिया। अब रह गई चाहो कि परिवारवाद की बात, भारत के प्रधानमंत्री जी इस बात की संसद से परिवारवाद का बताते हैं कि भाई परिवार के लोग लड़ सकते हैं। मैं उससे भी प्रो एक बात बताना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर जी का बयान जिनको अभी भारत रत्न दिया है, मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी उनसे बहुत सहमत होगी, तभी भारत रत्न दिया है। कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे को विधायकी के टिकट की बात आई, चुपके टिकट दी जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कर्पूरी ठाकुर को पता चल जाएगा तो विरोध करेंगे। अंततः कर्पूरी ठाकुर को पता चल गया उनके बेटे को टिकट दी जा रही है, उनका बिल्कुल तो मेरे बेटे को टिकट नहीं। आलोक जी मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार चुनाव लड़ रहा है, इसका फर्क उपाध्याय जी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मतलब कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं मैसेज 200% पड़ेगा। अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो कांग्रेस एक अंतिम उम्मीद होगी उत्तर प्रदेश में जीत लेने की। कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनका बयान पॉलिटिकल है, वो जीत का रास्ता बना रहे हैं, जिसका वो जवाब दे सके। मुझे तो जवाब देना नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा अगर अमेठी रायबरेली से नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस 2.25% की पार्टी है। अब इसके नीचे कितना जल्दी से फिर प्रमुख साहब और उपाध्याय जी के पास है। जो मेरा बयान है कि कोई किसी भी सीट से लड़ सकता है, वो उसकी स्वतंत्रता है। हाँ। कोई पार्टी कमजोर थी, कोई मजबूत हो गई है, इसके बावजूद भी वो अधिकार उसके पास रहते हैं, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए लड़ सकता है। अब सवाल आता है कि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ या स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड का क्यों नहीं मिला? दिनेश सिंह क्यों मिले? दिनेश सिंह वो हैं जो मुंशी थे गांधी परिवार के, वही क्यों मिले?
अगर उनको रविंद्र जी आप ये तय करोगे कि वहां से कौन टिकट पे चुनाव लड़े? अभी आप कह रहे हो कि सबकी स्वतंत्रता है, मैं तय नहीं कर सकता हूँ। मतलब प्रमुख आपकी पार्टी में भी आप तय करोगे कि कौन किसको चुनाव लड़वाए? नहीं, मैं तो अपनी पार्टी में तय नहीं कर सकता हूँ, प्रमुख जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, वो तो आपके यहाँ तो जो जिनको प्रत्याशी बनाया गया वो खुद बेचारे परेशान रहे कि लड्डू को ऑर्डर दिया और शाम को पता चला टिकट ही कट गया है। कोई बात नहीं। प्रमुख साहब वो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी से कोई चेहरा नहीं मिला, गांधी परिवार के करीबियों को ही चुनाव लड़वा रहे हो। देखिए तिलक सर, ये कितनी अच्छी बात है कि लोग कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार से या हमने नए लोगों को चुनाव लड़वाया। क्या ये हाथ पड़ने लगता आपको कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है कि हमारे पास जो नेताओं की कमी है, लेकिन हमारा, मैं फिर कहता हूँ, जो हमारी रणनीति है पार्टी की वो अपने तरीके से चले। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आया तो आप किसी भी काल में उठाकर देख लीजिए, द्वापर में, त्रेता में, जहां भी है, रामायण में, महाभारत, ये रावण के परिवार से उनके सगे भाई विभीषण आए थे राम जी की शरण, तो कितना लगाव दिया था भाई, गारंटी ली थी नहीं। अगर कांग्रेस के कुछ सताए हुए मित्र हमारे पास में आएंगे, हमारी शरण में आएंगे और शरणागत होंगे तो हम ईमानदारी से उनको निश्चित जो है शरण देंगे। और रही बात जात की विषय की, जो लोग हमारे पास आए हैं, अगर उनसे कहीं भुगतने की बात या वॉशिंग मशीन की बात आती है तो आप किसी भी केस की हेयरिंग कहीं से कहीं तक करा दीजिए, चाहे उसमें गैर भुगतन भी है। भाई हमारी पार्टी और सरकार किसी में हस्तक्षेप नहीं करती। आप में दम होना चाहिए कि जिन नेताओं की जांच चल रही है, जो आपको छोड़ कर आए, आप चुप क्यों बैठे? आपके पास अच्छे वकील है, सर्टिफाइड वकील है, अरे जमानत कराओ। आपके साथी मुख्यमंत्री जेल में है, साथी मंत्री जेल में है, इकबाल जैसे वकील आतंकवादियों पर आपको 12 बजे बता देते कोर्ट खुलवा कर, और एक से एक वकील जिनके नाम मनु से लेकर बनाने की सैकड़ों मिल जाएंगे गठबंधन में, हाई में। क्या सो रहे हैं वो? इतना के कार्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे छोड़े खटखटाते, जागी उम्मीदवारों को जाकर लेकर आई निकाल में। नहीं हमारा काम है, हमारी स्टडी, हम क्या कर रहे हैं, किसको नहीं कर दे रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। करेंगे आप आवाज उठाइए, सबके साथ आइए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, हम कहीं गिरने वाले नहीं। प्रवक्ता की निंदा करता हूं कि जितने भी लोगों को इन्होंने अपने साथ लिया सबको विभीषण की उपाधि दे दिया, तो जो बेचारे हम लोगों को छोड़ के इनके वहां गए थे वो विभीषण हैं। और विभीषण इतना अपवित्र नाम है, भारतीय संस्कृति में कोई अपने बेटे का नाम विभीषण रखना पसंद नहीं करता है। अब दूसरा आ जाते हैं, सीट से लड़ने की बात आ रही है। मैं आपको यही काउंटर कर रहा हूँ, विभीषण गलत नहीं थे, गलत रावण था, उसकी सोच थी। विभीषण पूरी रामायण उठाकर देख लीजिए, हमेशा बहुत समझाएगा। विभीषण ने कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने कहा था, अब पिताजी आप चिंता कर रहे हो, गलत कर रहे हो, शंभु है, भगवान है, लेकिन फिर भी रावण रविंद्र जी को आप क्यों यहाँ सियासी रामायण सुना रहे हो आप लोग? एक मिनट रविंद्र जी जल्दी से प्लीज। अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़ के जा रहा है तो उसको विभीषण की पार्टी दीजिए, धैर्य रख लीजिए, बोला ऐसा करने के लिए। हमारे पास बड़े बड़े इन लोगों पर किया जाता है, युवा है जिनमें भी है, तो आप एक बार देख लीजिए कि आप विभीषण है, रावण है, एक घंटा रामायण का बात है, ये तय करिए देते हैं। इनके बाद जनहित के मुद्दे नहीं। अब मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, परेशानी है, जनता के मुद्दे भी नहीं है, जवाब नहीं है, इतना खराब काम किया, सबको विभीषण कह दिया, तब भी उसको तर्क साबित करना चाहते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, क्या हासन से वह घृणित बलात्कारी चुनाव लड़ेगा? क्या दोबारा प्रधानमंत्री जी हासन पे जाके उस घृणित बलात्कारी का प्रचार करेंगे? क्या उसको ब्रिटेन से खींच के ले आएंगे? तो गांधी परिवार की बात बाद में कर लेंगे, पहले हासन सीट पे बात कर लें।
चोरों की, लुटेरों की, पक्ष ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी का पक्ष ले रही है। आने के बाद अब बलात्कारी का पक्ष ले रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की है, चाल है, ये चरित्र है, ये चिंतन है। अब नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए भारतीय जनता को क्या उस बलात्कारी के वहां जाएंगे, प्रचार कर रहे हैं, नहीं जाएंगे, क्या वहां के हासिल को टिकट देंगे कि नहीं देंगे, ये भारतीय जनता जानना चाहती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता चाहती है। रविंद्र साहब एक मिनट, रविंद्र जी एक मिनट तो मर्यादित भाषा में जहाँ देने में होते हैं। प्रमुख साहब एक मिनट तो गुस्सा मत किया करो, एक सेकंड। नहीं गुस्सा नहीं है, मैं तो बड़ी शांति से चर्चा करता हूँ। आप गुस्सा नहीं है, मेरा खून खिला रहा है, 4 वोट का इंतजार है, 400 पार लेकर बैठे हुए आपके साथ। अच्छी बात है, 400 की बात चलेगी सारे साथियों को चलाएंगे। प्रमुख साहब एक मिनट सर, एक प्रमुख साहब वो ये जो रवन्ना वाला मामला है जिसका जिक्र अभी कर रहे थे रविंद्र जी, वो उसका हिस्सा तो नहीं है, नहीं वो उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ा केसरगंज में? नहीं वो देख रहा हूँ आपकी डिबेट का हिस्सा तो तुम डिबेट के बात कर रहा है भाई। आज हम अमेठी है, राहुल है, अभी तो हमें चुनाव एक में ही नहीं बैठता। नहीं रवन्ना पे बात कर रहे थे, अभी आपने ब्रिजभूषण में मना कर दिया कि उस विषय में बात मत करो। अब तो ये रवन्ना पे बात करूंगी नहीं। देखिए ब्रिजभूषण का तो मैं बोल रहा हूँ आपकी डिबेट का हिस्सा है, ब्रिजभूषण का तो मैंने जवाब दिया है, ये रवन्ना पे बात करूं जो आपने नहीं कहा मैंने वो भी दिया। नहीं रवन्ना जी तिलक जी, रवन्ना नहीं क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा ना अपराध और इस टाइप के लोग टाइप के, तो वो हम कोई साथ नहीं देते अपराधी का, अगर दोषी है हाँ तो निश्चित सजा हो। तो जर्मनी से पकड़ के ले आओगे उसको? ठीक है, तो जांच का विषय तिलक सर, जब तक तय वो चीज ना हो जाए, आज चैनल पर बैठकर किसी को टारगेट करना विपक्ष के लिए भी अमर्यादित नहीं होते। जर्मनी से पकड़ लाओगे ना उसको? दोहराइए तिलक सर। मैंने कहा जर्मनी से पकड़ लाओगे ना उसको वापस? अरे बिल्कुल, जो गया है जिसने ये काम किया है या जो लेकर भाग रहे हैं वो बारी बारी सब आए। तो वो जर्मनी भागा या भगा दिया गया? तुम्हें प्राय तक जब आकर पैसे जमा कर सकते हैं, मालिया अपने आप अपील कर रहे हैं। अच्छा ठीक, उपाध्याय जी कर रहे हैं कि हमें बुलाइए, तो वो क्यों नहीं आ सकते? उपाध्याय जी कुल मिलाकर प्रमुख साहब की बात और आलोक जी की बात निकल कर आई कि राहुल गांधी अब ऐलान भी कर देना तो वो माहौल टाइट नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो आपके पास माहौल बनाने के लिए वक्त था वो निकल गया। ऐसा है जी, बस हमको आधा मिनट समय दीजिएगा। प्रमुख जी से आप पूछ रहे हैं कि रेवन्ना जी को पकड़ के लाएंगे, पहले वो मेहुल चौकसी ललित मोदी नीरव मोदी को तो पकड़ के लावे। अब जब ये भगा ही रहे तो पकड़ेंगे क्या? दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं सब जितने महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले हो, चाहे राबर्टसगंज में रामविलास गौर जी हो, उपेंद्र रावत जी हो बाराबंकी के, हासन के रेवन्ना जी हो, इन्हीं के पार्टी में क्यों है? क्या वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो का नारा इन्होंने अपने पर दिया क्या कि बेटियों को बचाओ हमसे? वो बात सत्य सिद्ध हो रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि अमेठी रायबरेली में तैयारी तिलक जी बहुत पहले से चल रही है, वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, नेहरू गांधी परिवार का परंपरागत गढ़ है, आदरणीय सोनिया जी उस दोनों सीटों की संरक्षिका है। वो निर्णय सब पूरा परिवार के साथ हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। अरे हो गया होगा समोसा, हम लोग डिबेट में बैठे हैं, ऐसा ना हो कि घोषणा हो गया हो। उपाध्याय जी वो बात ठीक है आपकी, मैं समझ रहा हूँ, तो फिर ये देरी किस बात की, इतना इंतजार क्यों? जब तय ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को करना है। आप देखिए, अब ये भी मत बोलिएगा कि खड़गे जी फैसला लेंगे, इस टाइप का तो होता नहीं, आप भी जानते हैं। फैसला तो जहां होता है आपको भी मालूम है। तो राहुल जी प्रियंका जी को करना है तो उनसे हमारे अध्यक्ष जी ने बातचीत किया है, वो अपनी बात बताए होंगे। देखिए ये तो बात कोई अंतर नहीं है कि
इसमें तो दो राय है कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है, उनके कार्यों से है। अमेठी रायबरेली दोनों, अमेठी खास तौर पे और अविकसित क्षेत्र था, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था तिलक जी। प्रमुख साहब कह रहे हैं वो गढ़ था आपका, अब नहीं रहा गढ़। सरकारी अब गढ़ कहाँ रहेगा, अब तो खाली बड़ रहेगा वहाँ पर, जनता है, गढ़ खत्म हो गया। जनता भूल चूक कर का पेड़ कहते हैं वो रहेगा और कुछ नहीं है। आपका निसार है वो, हम लोगों से जाइए पूछिए, गढ़ तो वो भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। आप गलत फहमी में नहीं कहा, आप देखिए कितनी कैसी शर्मनाक बात हो रही, कैसे आप एक की बात कर रहे हैं। अरे अमेठी और रायबरेली की हिम्मत के बारे में बहुत मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को 400 से वोट दीजिए, बता दीजिए आपकी बात। वहाँ की जनता और आपके राष्ट्रीय महामंत्री सर और आपकी पार्टी के मुखिया एक जुबान एक अमेठी पर नहीं बोल पाए तो चुनाव कैसे करो। मुझे बड़ी मोदी जी भी लगे चुनाव प्रमुख जी से उनको भी करना चुनाव नहीं पड़ेगी। एक मिनट आलोक जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या वाकई में माहौल बनता है कि नहीं बनता? अब 15 दिन पहले एक पता चल जाए कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और एक पता चले कि भाई राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। चावला जी 1500 गांव होते लगभग एक संसदीय क्षेत्र में लगभग। अब आप सोचिए, अगर 15 दिन पहले आपने घोषणा कर दी होती तो राहुल गांधी की स्टार कैंपेनर है ठीक है, लेकिन दूसरे सारे लोग जुट जाते कि राहुल भैया आएंगे, चुनाव उस तरह से बनाएंगे। आपने 15 दिन चुनाव का जो माहौल बनाने का तो आपने तो लूज कर दिया। तो क्या पता ये माहौल ही तो बना रही हो कांग्रेस। नहीं बिल्कुल बना रही है, लेकिन मेरा रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि कांग्रेस माहौल ही बना रही हो। आप और हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस चाह ही रही हो कि इस पर चर्चा हो। नहीं बिल्कुल, अगर ये रणनीति है तो कांग्रेस सफल हुई। आज पूरे भारत का जो अटेंशन है मीडिया का वो तो इसी बात पे कि अमेठी और रायबरेली पे कौन लड़ेगा, और अगर ये रणनीति के तहत तो कांग्रेस को बधाई, बहुत अच्छी रणनीति है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये रणनीतिक चूक है। आप मीडिया का एक दिन अटेंशन लेके अमेठी रायबरेली नहीं जीत सकते। वहां आपके कार्यकर्ताओं को जमीनी लेवल पे काम करना होगा। मीडिया अटेंशन तब भी मिलता और 15 दिन मिलता। स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होता, ज्यादा अटेंशन मिलता आपको। हाँ जी, ऐसा है तिलक जी, जो मैं जितनी बात आलोक जी की समझ पाया वो ये कह रहे हैं कि वो वक्त चला गया जब पसीना गुलाबी हुआ करता था। नहीं, आज वो वक्त नहीं है आपका जब पसीना गुलाबी है। देखिए तिलक जी, आज तो पसीना बहाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है आपके पास, जो है वो प्रमुख साहब की पार्टी में चला गया। ऐसा हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जो न्याय पत्र क्रांतिकारी है उसको घर घर पहुंचा चुके हैं, आधा ये अधिक पहुंचा दिए हैं, जो बचा वो पहुंचा देंगे। न्याय पत्र घोषणा पत्र जो आम जनता के राहुल जी ने समस्याओं से लेकर तैयार कर, अरे भैया आपके न्याय पत्र में तो मंगलसूत्र का मिला है और किसानों के लिए पहुंच रहा है। और राहुल जी राष्ट्रीय नेता, सारी प्रॉपर्टी छीन लोगे जो हमने मतलब कमाई है, ये न्याय पत्र का है। पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 10,000 किलोमीटर की यात्राएं करने के बाद पूरे देश में चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको संविधान में, अरे राहुल गांधी उल्टा चले थे, हमने तो भारत चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, वो चले कन्याकुमारी से कश्मीर, उल्टा चलने में पहला में उल्टा आता है सर। अमेठी रायबरेली आप कैसी बात कर रहे हैं? बस आदरणीय राहुल जी पर्चा भर गए अपना जाके पूरे देश में। अरे वो खत्म हो गया जो हमने पर्चा भर के जीत जाएंगे, उनमें से हारे जाते हैं सर। अरे पर्चा भरने के अलावा काम भी किया है, क्या काम किया? क्या बार अमेठी गए हैं राहुल गांधी? 19 से 5 साल में 19 से कितने बार गए हैं सर बताइए जरा।
नाम है स्मृति ईरानी की, और बनती है हिंदुस्तानी। नाम ईरानी, बनती है हिंदुस्तानी। वो उन्होंने, अरे भारत का फिर इसमें फंसेंगे आप। भारत ने पूरी दुनिया के लोगों को स्वीकार कर लिया है, यहाँ आप नाम के चक्कर में पड़े। वो वहाँ की जनता इंतजार कर रही है। तिलक जी, दूसरी बात, उपाध्याय थोड़ा संयम के साथ व्यक्तिगत हमले मत करिए, ठीक? व्यक्तिगत हमले करने में आए तो फिर प्रमुख साहब से नहीं निपट पाओगे, सलाह दे रहा हूँ। तिलक जी, अरे ऐसे निपट भैया, हमको झगड़ा थोड़ी करना है। नहीं, झगड़ा करने में वैसे भी वॉक युद्ध में कह रहा हूँ मैं कौन सा यहाँ पे रेसलिंग युद्ध करवा रहा हूँ आपका। मैं तो सलाह दे रहा हूँ आपको, अगर प्रमुख साहब आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रुक जाइए एक मिनट, फिर वो इटली पहले आएगा। एक मिनट, अब बस ज्यादा दूर मत जाइए। रविंद्र जी, ये बात आपको हजम होती है जो बात उपाध्याय जी कह रहे हैं कि वो एक वक्त था, मानते हैं, जब कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे हाँ कब नामांकन करना है, तारीख बता दी कि इतने बजे जाना है आपको, इतने बजे वापस आना है। बोले हाँ ठीक है, वो नामांकन करने गए, हाथ हिलाया, बोले ओके टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। पर्चा दाखिल किया और आया, कांग्रेस जीत गई। वो कह रहे हैं उपाध्याय जी, आज भी वही माहौल है कि जाएंगे, पर्चा दाखिल करेंगे, हाथ हिलाएंगे और वापिस आ जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। क्या वाकई इतना आसान है रविंद्र जी, ईमानदारी से? और अगर है तो मैंने तो कन्नौज में देखा, अखिलेश यादव जो हर रोज पसीना बहा रहे, वहां बदायूं में चाचा पसीना बहा रहे। कम से कम 30 सालों से मैं राजनीति को नजदीक से देख रहा हूं जी। श्रीमती इंदिरा गांधी आर के धवन साहब के साथ मिलकर लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव रहती थी, अंत तक एक्टिव रही, जब तक कि वो रही जी। उसी का अनुसरण भी किया था राजीव जी ने। अब रही बात कि राहुल जी ने जो अपना कद पिछले 5 वर्षों में उभारा है, या पिछले 2 साल में जो कद को उभारा है, वही परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की। अब हमारे विश्लेषक महोदय हैं, वो राहुल जी के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भारत में एक ही नेता थोड़ी है, बहुत सारे विपक्षी नेता, उनके पीछे पड़ जाइए। एक राहुल जी के पीछे पड़िएगा, आपको लाभ ही मिलने जा रहा है। राहुल जी का कद बढ़ने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी भी पड़े थे पीछे, उनका संसद उनके संसद दिया, उनके ऊपर आरोप लगा दिए, उनके ऊपर पप्पू कह दिए, तो नरेंद्र मोदी को उल्टा पड़ गया। अगर आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो अगर आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको बधाई। एक चीज जरूर करेक्ट करूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से जनता गलत ना समझे। एक संसदीय क्षेत्र में 1500 से 1800 पूलिंग बूथ होते हैं, और एक पूलिंग बूथ पे, एक पोलिंग बूथ के अंतर्गत 3 से 4 या कभी कभी 5 गांव भी आते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से जनता में सही मैसेज जाना चाहिए। तो जो एवरेज अपने आप को ठीक कर लेता हूं, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, अब राहुल जी का कद बढ़ गया है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम केवल राहुल जी पे चर्चा कर रहे हैं, तो उनका कल नामांकन होगा, आज हम चर्चा कर रहे हैं। रविंद्र जी, फिर आप गलत ले गए। चर्चा आज हो रही है अमेठी और रायबरेली की। अच्छा, विषय अमेठी और रायबरेली है। जी जी। अमेठी और रायबरेली का मतलब राहुल गांधी नहीं, गांधी परिवार है जी। अगर आपको लगता है कि विषय सिर्फ राहुल गांधी है तो थोड़ा सा, हाँ, बाकी प्रमुख साहब कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा वो कांग्रेस तय करेगी। कुछ ही घंटों के बाद हो सकता है कि आप और हम चर्चा खत्म करें और ऐलान हो जाए, और हो भी जाएगा। जहां तक लग रहा है कि भाई उपाध्याय जी थोड़ा जोश में आएंगे, यहां राहुल गांधी को उतार दिया। अब हो सकता है कि मेरे सूत्र गलत हों, लेकिन यह लगभग तय है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए उपाध्याय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही बात मैं कह रहा था रविंद्र जी, बड़े नेताओं का उत्साह तो होता ही है भैया। फर्क होता है। राहुल गांधी लड़े, हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ा, राहुल गांधी लड़े और उपाध्याय जी लड़े, इन दोनों में फर्क है ना। खैर प्रमुख साहब, एक और विषय था और उस पर मैं आपकी जानकारी चाह रहा था। यह सुनने में आया कि कश्मीर में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। वो भी रणनीति है ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, लेकिन नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। बीजेपी ना मुस्कुराने वाली बात नहीं है। बीजेपी अगर कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही, आपने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा 3 सीटों पर। मुझे यही तो हंसी छूट रही है कि कैसे बोल रहे हैं आप। भाई बीजेपी इतना बड़ा गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन, बीजेपी नहीं लड़ेगी, हमारे साथी लड़ेंगे। 3 सीटों पर हमारे साथी लड़ रहे हैं। सर कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं।
वहाँ कौन है गठबंधन? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। नहीं, कश्मीर के मतदाताओं के बीच जाकर आप विकास के काम तो गिनवाएंगे ना, वोट मांगने की। राष्ट्रीय में देखिए, एक चीज और मैं आपको कहता हूँ, आपकी जानकारी में बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं आप, और जाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका पता है। जितना काम हमने इसमें पिछले 10 वर्षों में कश्मीर में किया है, वो पिछले में 100 वर्षों, 70 की नहीं 100 वर्षों की बात करता हूँ। कश्मीर में प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे आप अपना? देखिए, मैं ये कहता हूँ, देखिए कश्मीर में 3 सीटें, एक मिनट, श्रीनगर, बारामुल्ला और अनंतनाग राजौरी, इन तीनों सीटों पर आप अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे कश्मीर में। हमारे प्रत्याशी, ये आप नहीं कह सकते कि हमारे प्रत्याशी नहीं है। हमारे प्रत्याशी, जितना हमारा बड़ा गठबंधन है, सब हमारे प्रत्याशी। सर कश्मीर में आप अपना सर कश्मीर के नाम पर तो पूरे देश में वोट मांगे गए, तो कश्मीर में आप प्रत्याशी क्यों नहीं? कश्मीर में हमने काम किया। नहीं तो वही कह रहा हूँ, आपने विकास किया तो कश्मीर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे? देखिए सर, आज कश्मीर की यह हालत है कि आप जहां महीनों में नहीं जा सकते, कुछ घंटों में पहुंचते हो। सर मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, कश्मीर में प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे आप? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि हम मणिपुर देश के प्रधानमंत्री प्रचार करने नहीं गए, विपक्ष वही तो कह रहा है कि आप मणिपुर में प्रचार करने नहीं गए आप, और आप कश्मीर में अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे 3-3 सीटों पर। देखिए, किसी का हिस्सा कश्मीर में आया, किसी का हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया, किसी का बंगाल में आया, किसी का बिहार में आया। हार जाएंगे तो आंसर करना मुश्किल होगा। उसको वहां दिया गया। क्यों नहीं उतार रहे आलोक जी? कश्मीर में अगर ये 370 लगाने के बाद चुनाव हार गए तो आंसर क्या करेंगे? एक्सपोज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा चुनाव मत लड़ो, लड़ो ही नहीं तो कैसे एक्सपोज होंगे? आप अगर कश्मीर में सब अच्छा कर रहे हैं तो किस रणनीति? अगर मैं गलत प्रमुख साहब, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर जो है विशेष दर्जा और जो राज्य का दर्जा तो खत्म हुआ था, जो उसके बाद से ये पहला बड़ा चुनाव है और आप वहां चुनाव नहीं लड़ रहे। हम सब जगह, हमने सारे पंचायत से चुनाव लेकर विधानसभा के सारे कश्मीर में देखिए कश्मीर कठिन पूरा प्रदेश सारा एक है, और आज एक देश एक बात है। अब वो कश्मीर नहीं है 370 कश्मीर है। ज्यादा कठिन हो गया क्या? ज्यादा कठिन है। आप कैसी बात कर रहे थे? आलोक जी कह रहे ज्यादा कठिन हो गया। ज्यादा कठिन उत्तर में लगा होता है, चलिए, नहीं विषय राहुल गांधी नहीं, कश्मीर था। मैंने चलिए प्रमुख साहब, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी आपका भी, उपाध्याय जी आपका भी, पांडे जी आपका भी, और प्रमुख साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।